गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेखा शास्त्र में अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2 आधारभूत लेखांकन शब्द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इस अध्याय के उपरांत आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि आप जितने भी ये शब्द हैं इन्हीं शब्दों को हमने पूरे अकाउंट्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए एसेट्स यानी कि संपत्तियां हैं। आज हमने इसी संपत्तियों के बारे में ही हम जानकारी लेंगे, ठीक है, या इनके बारे में जान सकेंगे। इसके बाद दायित्व है, पूंजी है, व्यय है, आय है, खर्च है, आगम है, देनदार हैं, लेनदार हैं, माल है, लागत है और रहतिया, स्कंद बोलो या स्टॉक बोलो, एक ही नाम है। इसके साथ साथ क्रय है, विक्रय है, लाभ है, हानियाँ हैं, अर्जन है, प्रमाणक है, छूट, कटौतियाँ, लेन देन, आहरण। बी पॉइंट में भी कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन शब्द हैं, जैसे इकाई है, समता है, अशोध्य ऋण या अप्राप्य ऋण, संदिग्ध ऋण, शोधक्षम्य ऋण, ठीक है, शोधक्षम्य ऋण भी बोल सकते हैं इसे, खाता, डेबिट, क्रेडिट, प्रविष्टि, लेखा पुस्तकें, व्यापारिक प्राप्तियाँ, व्यापारिक देयताएँ, दिवालिया, शुद्ध मूल्य। यही इस चैप्टर में हमने पढ़ना है और पूरे अकाउंट्स में आपको ये जो जितने भी शब्द हैं ना, ये आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। मूलभूत लेखांकन शब्द, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा था आपको आज संपत्तियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए संपत्तियों से आज से उद्यम के आर्थिक स्रोतों से है। उद्यम का मतलब होता है जो हमारा उपक्रम है, जो हमारी फर्म है, जो हमारी कंपनी है, जो हमारी क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, उसके लिए उद्यम है कि आर्थिक स्रोतों से हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इन्हें मुद्रा का मतलब यहाँ पे मूल्य, ठीक है, इनका कोई मूल्य होगा उसमें व्यक्त किया जा सकता है और जिनका उपयोग व्यापार के संचालन व आय अर्जन के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि इनका जो उपयोग करते हैं संपत्तियों का, इनका उपयोग हम व्यापार के संचालन के लिए और जो आय है आपकी आय अर्जन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आय अर्जन का मतलब आय की प्राप्ति करना, आय को उपार्जित करना, ठीक है। इस प्रकार संपत्तियाँ वे स्रोत हैं या सोर्सेज हैं जो भविष्य में लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण मशीन, भूमि, भवन, ट्रक, रोकड़। देखो मशीनरी है जो, इन्हें भी क्या करते हैं, व्यवसाय के संचालन के लिए काम करते हैं और मशीनों से क्या होता है, हमारा उत्पादन होता है। जब उत्पादन होता है तो वो उत्पादन क्या होता है, हम उस उत्पादन को क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो उससे हमें आय प्राप्त होती है, आय का अर्जन होता है। ऊपर एक शब्द है भूमि। देखो भूमि है तो भूमि को हम क्या कर सकते हैं, हम लीज पे दे सकते हैं, उससे भी हमें आय की प्राप्ति होगी। भवन है, भवन में हमारा व्यवसाय चलेगा तो हमको लाभ अवश्य ही होगा। इसी प्रकार से ट्रक है, रोकड़ को यहाँ पे कैश बोलते हैं, ठीक है, आदि। एक हमारे राइटर हुए हैं आर एन एंथोनी, यहाँ पे लिखा है। इनकी एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। परिभाषा देखिए, आप जितनी भी राइटरों की परिभाषा लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा ये साइन है डबल इन्वर्टेड कॉमा का, ठीक है। इसके अंदर संपत्तियां व्यवसाय के मूल्यवान साधन जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है। देखो व्यवसाय का स्वामित्व का मतलब व्यवसाय का अपना अधिकार होता है, तथा जिन्हें मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त किया जाता है। ये इनकी परिभाषा थी। इन्होंने भी वही कहा है कि मुद्रा में माप करते हैं संपत्तियों का, और संपत्तियां वे साधन जो व्यवसाय का जिन पर अपना स्वामित्व होता है। और लास्ट में आपने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ठीक है, और इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है बाद में, ठीक। आगे है जो हमारे आगे हैं संपत्तियों के प्रकार। देखिए संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं। संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार। अब दो प्रकार देखिए, फर्स्ट है गैर चालू संपत्तियां या स्थायी संपत्ति। इसे नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं या फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब गैर चालू संपत्तियां या स्थायी संपत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। पहले तो स्थायी संपत्तियां किसे कहेंगे? स्थायी संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो क्या होती हैं, दीर्घकालीन होती हैं। जो कैसे होती हैं? दीर्घकालीन होती हैं। दीर्घकालीन का तात्पर्य यहाँ पे जिनको हम क्या करते हैं, 1 वर्ष के बाद में भी क्या कर सकते हैं, मूल्य में इनके मूल्य को रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा भवन है, जैसे आपका ट्रक है, जैसे आपकी मशीन है, ये सब स्थायी संपत्ति हैं। अब इसके भी 2 पार्ट हैं स्थायी संपत्ति के। इसके 2 पार्ट, पहला पार्ट है मूर्त संपत्ति जिसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और दूसरा है अमूर्त संपत्ति जिसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। देखो, मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं, यहाँ पे समझ लो, लिखाएंगे आपको बाद में। मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ट्रक्स, जिसे हम छू सकते हैं। और अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, अर्थात इन्हें हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल इन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, देखो गुडविल एक है गुडविल। अब देखो गुडविल क्या होता है? गुडविल एक किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, एक व्यवहार होता है, एक उसकी प्रसिद्धि होती है जो उसे क्या करती है, फेमस कर देती है। ठीक है, तो केवल हम उसके व्यवहार से ही उसे अच्छा मानते हैं, पर दिखता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे हैं, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। ठीक है, अब दूसरी है इसमें चालू संपत्तियाँ। दूसरा पॉइंट आ गया इसमें चालू संपत्ति। ठीक है, चालू संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें 1 वर्ष के अंतर्गत अर्थात 12 माह के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं 1 वर्ष के अंतर्गत, तो वो तो कहलाएंगी चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है एक तरल संपत्तियां जिन्हें हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक चेक है, मैंने कहा ये चेक लो, बैंक से कैश ले लो, तो आपने तुरंत इसे काय में कर दिया, कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लिक्विड एसेट्स बोलते हैं इन्हें। आगे इसी क्रम में अब इन सारी संपत्तियों की डेफिनेशन है जो आपको इस प्रकार दिखाई देगी। अभी देखिए, देखो सबसे पहले है गैर चालू संपत्ति। गैर चालू संपत्ति से आज से उन संपत्ति से है जो व्यवसाय में दीर्घकालीन तक रखी जाती है और जो पुनः विक्रय करने के लिए नहीं, दीर्घकाल तक रखी जाती है। उदाहरण के लिए देखो, मैंने बताया था आपको, भूमि, भवन, मशीन, उपस्कर, फर्नीचर यानी कि आदि। और इनके भी 2 प्रकार है, मूर्त है। देखो मूर्त संपत्तियों में यहाँ पे मूर्त संपत्तियाँ दे रखा है इन्होंने, तो मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट्स, सॉरी ये नहीं, ये ऊपर वाला टेंजिबल एसेट्स यानी कि मूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका भौतिक स्वरूप होता है, अस्तित्व होता है। जैसे भूमि, मशीन, संयंत्र यानी कि प्लांट होता है, संयंत्र का मतलब, उपस्कर, स्टॉक आदि, इन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद है यहाँ पे अमूर्त संपत्तियाँ, इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियाँ ये इंटेंजिबल एसेट्स है। अमूर्त संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व, देखो भौतिक अस्तित्व का मतलब होता है ये हमें जिनका कोई दिखाई नहीं देता है, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि भौतिक का मतलब जो हमें दिख रहा है वही भौतिक है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। देखो इन्हें छू नहीं सकते लेकिन इनका मौद्रिक मूल्य होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है गुडविल, ख्याति, पेटेंट्स। देखो गुडविल भी एक क्या होती है, हमारी एक प्रसिद्धि होती है कि वो इतना अच्छा है तो उसको ज़्यादा रेपुटेशन, लेकिन क्या करते हैं हम उसको गुडविल यानी कि हम उसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। पेटेंट्स ये कंपनी में होते हैं। ठीक है, हर किसी कंपनी का अपना एक पेटेंट्स होता है, यानी कि अपनी एक पहचान होती है, उसके नाम से उसे सब जानते हैं। कॉपीराइट भी इसी का रूप होता है, ट्रेडमार्क हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, कंप्यूटर को तो छू सकते हैं लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। जैसे आपके मोबाइल में भी बहुत सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन होते हैं, उनका केवल हम यूज़ कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन अच्छी चलती है, तो केवल महसूस करते हैं। इसी प्रकार से चालू संपत्तियाँ हैं। चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो पुनः विक्रय योग्य होती हैं,
अर्थात इन्हें क्या कर सकते हैं, 12 माह के अंतर्गत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें चालू संपत्ति। जैसे प्राप्य बिल होते हैं, देखो बहुत सारे बिल भी होते हैं, स्टॉक हो गया, देनदार हो गया, रोकड़ हो गया, पूर्वदत्त भी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, प्राप्य बिल में आपके चेक्स होते हैं, बहुत सारे डीडी होते हैं यानी कि डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, प्राप्य बिल होते हैं। इसी प्रकार से आपकी तरल संपत्तियां हैं, चालू संपत्ति का ही एक हिस्सा होता है तरल संपत्ति, आगे बताया था अभी आपको। तरल संपत्तियां वे चालू संपत्तियां हैं जो या तो नगद रोकड़ के रूप में या जिन्हें इन्हें वैसे शीघ्र ही होता है, शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब चालू संपत्तियां में से अगर आप क्या कर दो, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि चालू संपत्ति में से अगर मैं स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय घटा दूँ तो जो बचेगा वो तरल संपत्ति होगी। इसमें एग्जाम्पल है रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्य बिल, अल्पकालीन निवेश। देखो रोकड़ यानी कि कैश, अगर बैंक में आपकी रोकड़ है तो कैश एट बैंक, प्राप्य बिल हैं आपके पास, कोई चेक्स है तो वो भी आपके नगद कैश में परिवर्तित हो सकते हैं। आज आपके लिए इतना ही, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे, दायित्व के बारे में पढ़ेंगे कल।